क्या होता है जब ज्ञान और हुनर को हालातों की धूल के नीचे दबने पर मजबूर कर दिया जाता है? क्या एक पढ़ी लिखी काबिल लड़की की किस्मत में सिर्फ झाड़ू पोछा और दूसरों की झूठन साफ करना ही लिखा होता है? यह कहानी है काव्या की। एक ऐसी ही लड़की जिसके पास मैनेजमेंट की सबसे बड़ी डिग्री तो थी, पर मजबूरी ने उसके हाथों में झाड़ू थमा दी थी। और दूसरी तरफ यह कहानी है एक करोड़पति सेठ की, जिसने अपनी बेटी को दुनिया की हर दौलत और सुविधा तो दी, पर अपना वह कीमती वक्त नहीं दे सका जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। काव्या उस अमीर घर में अपनी पहचान छिपाकर डर डर कर जी रही थी। उसे डर था कि अगर किसी को उसकी असलियत पता चल गई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पर एक दिन जब उस सेठ ने अचानक घर आकर अपनी बेटी को उस नौकरानी की गोद में बैठकर पढ़ते हुए देखा, तो एक पल के लिए सब कुछ थम गया। काव्या की दुनिया उजड़ने वाली थी, पर फिर उस सेठ ने जो किया, उसने ना सिर्फ उस लड़की की, बल्कि अपनी बेटी की और अपनी खुद की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए, हालातों की मारी एक लड़की के छुपे हुए हुनर और एक अमीर बाप के दिल में दबे प्यार की इस अनोखी कहानी को करीब से जानते हैं। दिल्ली, सपनों का शहर। पर इसी शहर की एक दूसरी हकीकत भी है, जो इसकी चमक धमक के पीछे तंग गलियों और चौल की घुटन भरी कोठरियों में सांस लेती है। सीलमपुर की एक ऐसी ही पुरानी और घनी आबादी वाली चौल में काव्या का छोटा सा संसार था। एक 10 बटे 10 का कमरा, जिसमें एक कोने में छोटी सी रसोई, दूसरे में माँ का बिस्तर और बीच में इतनी ही जगह कि दो लोग मुश्किल से चल फिर सकें। यही थी उसकी दुनिया। 27 साल की काव्या, जिसके चेहरे पर सादगी और आंखों में एक बुझी हुई सी चमक थी, उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इस लड़की ने शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की है, वह भी गोल्ड मेडल के साथ। उसके सपने आसमान छूने के थे। वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बनना चाहती थी, अपने परिवार को हर सुख देना चाहती थी। उसके पिता सुरेश बाबू एक साधारण सरकारी क्लर्क थे, पर उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और अपनी क्षमता से बढ़कर कर्ज लेकर काव्या को पढ़ाया था। वह कहते थे, मेरी बेटी लड़कों से कम है क्या? ये देखना, एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। माँ भी अपनी बेटी की इस लगन पर गर्व करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। काव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उसे बस एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, ताकि वह अपने पिता का कर्ज उतार सके और घर की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटा सके। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सुरेश बाबू को दिल का दौरा पड़ा और वह परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। काव्या और उसकी मां पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां और सिर पर चढ़ा हुआ लाखों का कर्ज सब काव्या के कंधों पर आ गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि एमबीए की डिग्री है, उसे जल्दी कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। पर हकीकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा क्रूर थी। वो हर रोज तैयार होकर अपनी सारी डिग्रियां एक फाइल में दबाकर शहर के चक्कर काटती। वो बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसों में इंटरव्यू देने जाती, पर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती। कभी कोई कहता कि तुम्हें अनुभव नहीं है, तो कभी कोई उसके साधारण कपड़ों और मिडिल क्लास व्यवहार को देखकर उसे किसी बड़े पद के लायक नहीं समझता था। वो काबिल थी, उसके पास ज्ञान था, पर शायद उसके पास वो कॉरपोरेट वाला दिखावा और चमक नहीं थी, जो अक्सर काबिलियत पर भारी पड़ जाती है। महीने बीतते गए। घर में रखा पैसा खत्म हो रहा था। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे। माँ की तबीयत भी इस सदमे और चिंता में बिगड़ती जा रही थी। काव्या पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अपनी डिग्रियों पर, अपनी काबिलियत पर शक होने लगा था। उसे लगता था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। एक शाम जब वह हर तरफ से हार कर घर लौटी, तो उनकी पड़ोसन सरला ताई उनके घर आई। सरला ताई उसी अमीर इलाके वसंत विहार की एक कोठी में बरसों से खाना बनाने का काम करती थी। उन्होंने काव्या की हालत देखी तो उनका दिल भर आया। बेटी काव्या, कब तक खुद को तकलीफ देगी? तेरी माँ की हालत तो देख, कुछ तो करना पड़ेगा। काव्या ने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं ताई, कोई मुझे नौकरी नहीं देता। मेरी डिग्रियां मेरे लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गई हैं। सरला ताई ने कुछ देर सोचा और फिर झिझकते हुए कहा, देख बेटी, बुरा मत मानना। एक काम है, पर शायद तेरे लायक नहीं है। हमारे मालिक के पड़ोस में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं, राजेश्वर प्रताप। उनकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया है। घर पर वह और उनकी 10 साल की एक बेटी ही रहती है। उन्हें घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछे के लिए एक भरोसेमंद लड़की की जरूरत है। तनख्वाह अच्छी है। अगर तू कहे तो मैं बात करके देखूं। यह सुनकर काव्या को लगा जैसे किसी ने उसके स्वाभिमान पर हथौड़ा मार दिया हो। एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट और अब झाड़ू पोछे का काम। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सरला ताई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं जानती हूं यह तेरे लिए कितना मुश्किल है, पर एक बात याद रखना,
कोई भी काम छोटा नहीं होता। और अभी तेरी पहली जरूरत तेरी माँ की दवा और घर का चूल्हा है। जब हालात सुधर जाएं तो छोड़ देना। उस रात काव्या सो नहीं सकी। एक तरफ उसका सपना, उसकी शिक्षा, उसका स्वाभिमान था, और दूसरी तरफ उसकी माँ का मुरझाया हुआ चेहरा और घर की भूखी दीवारें। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। उसने अपनी सारी डिग्रियों को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया और अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए। अगले दिन वह सरला ताई के साथ वसंत विहार की उस आलीशान कोठी के सामने खड़ी थी। वो कोठी किसी महल से कम नहीं थी। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई और है और यह उसकी जिंदगी नहीं है। सेठ राजेश्वर प्रताप एक 40 से 45 साल के बेहद रौबदार और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। उनकी दुनिया सिर्फ उनका काम, उनकी मीटिंग्स और उनके प्रॉफिट लॉस के आंकड़ों तक ही सीमित थी। पत्नी के जाने के बाद वह और भी ज्यादा काम में डूब गए थे, शायद अपने अकेलेपन से भागने के लिए। उनकी 10 साल की बेटी थी परी। वह शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। राजेश्वर प्रताप ने उसे दुनिया की हर सुख सुविधा दी थी। उसके पास सबसे महंगे खिलौने, सबसे अच्छे कपड़े और उसकी देखभाल के लिए नौकर चाकरों की एक फौज थी। पर एक चीज थी जो राजेश्वर प्रताप उसे कभी नहीं दे पाए थे, और वह था उनका वक्त और एक पिता का प्यार। जब सरला ताई ने काव्या को उनसे मिलवाया तो राजेश्वर प्रताप ने उसे बस एक सरसरी निगाह से देखा। ठीक है, कल से काम पर आ जाना, पर याद रखना मुझे काम में कोई लापरवाही पसंद नहीं। काव्या ने सर झुकाकर हाँ कह दिया, और इस तरह काव्या की जिंदगी का एक नया और दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। वो लड़की जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देने के सपने देखती थी, अब अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी उठाकर उस बड़े से घर के फर्श चमका रही थी। वो अपनी पहचान, अपनी शिक्षा, सब कुछ अपनी खामोशी के पीछे छिपा चुकी थी। वह सबसे कम बात करती, बस अपना काम करती और चली जाती। उसे हर पल यह डर लगा रहता था कि अगर किसी को पता चल गया कि वह इतनी पढ़ी लिखी है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और शायद सेठ जी उसे नौकरी से भी निकाल दें। यह सोचकर कि वह इस काम के लायक नहीं है, घर में उसकी सबसे ज्यादा नजर सेठ जी की बेटी परी पर पड़ती थी। परी एक बहुत ही शांत और गुमसुम रहने वाली बच्ची थी। वो ज्यादातर अपने कमरे में अकेली रहती या अपने महंगे खिलौनों से खेलती रहती। काव्या देखती कि हर शाम एक ट्यूटर उसे पढ़ाने आता था, पर परी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह अक्सर अपनी किताबों को घूरती रहती या खिड़की से बाहर देखती रहती। काव्या को परी में अपना बचपन नजर आता था। वह भी ऐसे ही किताबों से प्यार करती थी। उसे परी की हालत देखकर बहुत दुख होता था। उसे लगता था कि यह बच्ची कितनी अकेली है, इसकी माँ नहीं है और पिता के पास इसके लिए वक्त नहीं है। एक दिन जब काव्या परी के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने देखा कि परी गणित की किताब लेकर बहुत परेशान बैठी है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका ट्यूटर शायद उसे डांट कर गया था। काव्या से रहा नहीं गया। वो धीरे से उसके पास गई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? परी ने उसे गुस्से से देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो। काव्या को बुरा लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं बस मदद करना चाहती थी, मुझे भी गणित बहुत पसंद है। परी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हें तुम्हें गणित आता है? उसके लहजे में एक मजाक और अविश्वास था। काव्या मुस्कुराई। हाँ, थोड़ा बहुत। उसने परी की किताब उठाई। वो बीज गणित, अलजेब्रा का एक मुश्किल सवाल था। काव्या ने एक पल में ही समझ लिया कि परी कहाँ गलती कर रही है। देखो, तुमने यहाँ पर फार्मूला गलत लगाया है, इसे ऐसे नहीं ऐसे हल करते हैं। काव्या ने कागज पर बहुत ही सरल तरीके से उसे वह सवाल समझा दिया। परी की आंखें आश्चर्य से फैली रह गईं। उसके महंगे ट्यूटर ने घंटों लगाकर जो चीज उसके दिमाग में नहीं डाली थी, वह इस नौकरानी ने 5 मिनट में समझा दी थी। उस दिन के बाद परी का व्यवहार काव्या के प्रति बदलने लगा। अब वह उससे बात करने लगी थी। अक्सर जब उसका ट्यूटर चला जाता तो वह अपनी मुश्किलों को लेकर काव्या के पास आती। काव्या भी डरते डरते छिप छिप कर उसकी मदद कर देती। वो अपना झाड़ू पोछा खत्म करने के बाद परी के कमरे में रुक जाती और उसे पढ़ाती। ये उनका एक गुप्त रिश्ता बन गया था। काव्या को परी को पढ़ाकर एक अजीब सा सुकून मिलता। उसे लगता जैसे वह फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी रही हो, और परी को काव्या में एक दोस्त, एक टीचर और शायद अपनी माँ की एक झलक मिलने लगी थी। उसका मन अब पढ़ाई में लगने लगा था। उसके ग्रेड्स सुधरने लगे थे, पर काव्या के दिल में हमेशा एक डर बैठा रहता। अगर सेठ जी को पता चल गया तो वो अपनी हद पार कर रही है। वो एक नौकरानी है, टीचर नहीं। वो अपनी इस गुस्ताखी की वजह से यह नौकरी खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि यह उसकी और उसकी माँ की जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। काव्या और परी का यह गुप्त रिश्ता और भी गहरा हो गया था। अब यह सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। काव्या परी को कहानियां सुनाती, उसके साथ खेलती और उसे वह प्यार और अपनापन देती
जिसके लिए परी तरस रही थी। परी के व्यवहार में एक चमत्कारिक बदलाव आ रहा था। वह गुमसुम रहने वाली बच्ची अब खिलखिलाने लगी थी। स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसके टीचर्स भी हैरान थे। ये सब बदलाव घर के दूसरे नौकर चाकर भी देख रहे थे, पर किसी ने कभी सेठ राजेश्वर प्रताप को बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे सब जानते थे कि सेठ जी का गुस्सा कितना खराब है। उस दिन राजेश्वर प्रताप को एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। उन्हें अगले दिन लौटना था। काव्या और परी दोनों बहुत खुश थे। आज उन्हें साथ में वक्त बिताने के लिए पूरा दिन मिलने वाला था। दोपहर में जब काव्या अपना सारा काम खत्म कर चुकी थी, वह परी के कमरे में गई। परी अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान थी। उसे सौर मंडल सोलर सिस्टम पर एक मॉडल बनाना था। काव्या ने उसे निराश नहीं किया। वह दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। काव्या अपनी एमबीए की स्किल्स का इस्तेमाल करके बहुत ही रचनात्मक तरीके से वह मॉडल तैयार कर रही थी। वह परी को हर ग्रह के बारे में विस्तार से कहानियों की तरह समझा रही थी। परी इतने मजेदार तरीके से पढ़कर बहुत खुश थी। वह अपनी सारी किताबें और चार्ट्स जमीन पर फैलाकर बैठी थी। काव्या जमीन पर बैठी थी और परी उसकी गोद में सिर रखकर बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उन दोनों को वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। उधर किस्मत अपना खेल खेल रही थी। राजेश्वर प्रताप की मीटिंग अचानक रद्द हो गई और उन्होंने उसी शाम घर लौटने का फैसला कर लिया। जब वे शाम को घर पहुंचे तो पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्हें लगा शायद परी अपने कमरे में सो रही होगी। वह चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपनी बेटी को देखने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर वह वहीं दरवाजे पर मूर्ति की तरह खड़े रह गए। उनकी बेटी परी जमीन पर बैठी थी और उसका सिर उनकी नौकरानी काव्या की गोद में था। चारों तरफ किताबें और कागज बिखरे पड़े थे और काव्या बहुत ही धीमे और प्यार भरे लहजे में परी को कुछ समझा रही थी। परी के चेहरे पर एक ऐसा सुकून और खुशी थी जो राजेश्वर प्रताप ने सालों से नहीं देखी थी। एक पल के लिए उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई, जो बिल्कुल इसी तरह परी को पढ़ाया करती थी। पर अगले ही पल उनके दिमाग में एक बिजनेसमैन की कठोरता लौट आई। ये क्या हो रहा है उनके घर में? एक नौकरानी जिसकी औकात उनके घर के फर्श साफ करने की है, वो उनकी बेटी को अपनी गोद में बिठाकर पढ़ा रही है। ये गुस्ताखी कैसे हुई? उनके माथे पर बल पड़ गए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब क्या हो रहा है? उनकी भारी और गूंजती हुई आवाज ने कमरे की शांति को भंग कर दिया। उनकी आवाज सुनते ही काव्या और परी दोनों बुरी तरह चौंक गए। सेठ जी को अपने सामने खड़ा देखकर काव्या के तो जैसे प्राण ही सूख गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे लगा बस आज उसकी दुनिया खत्म हो गई। आज उसे ना सिर्फ इस नौकरी से बल्कि इस शहर से भी निकाल दिया जाएगा। वो डर के मारे खड़ी हो गई और सिर झुकाकर कांपने लगी। परी भी अपने पिता को अचानक देखकर डर गई। पापा, आप? राजेश्वर प्रताप का सारा गुस्सा अपनी बेटी की डरी हुई आवाज सुनकर एक पल के लिए थम गया। उन्होंने अपनी आवाज को संयत करने की कोशिश की, पर उनकी आंखों में अभी भी वही सख्ती थी। उन्होंने काव्या की ओर इशारा करते हुए परी से पूछा, यह क्या हो रहा था परी? परी अपने पिता के गुस्से को जानती थी। उसे लगा कि अब काव्या दीदी को बहुत डांट पड़ेगी और शायद उन्हें काम से भी निकाल दिया जाएगा। वह हिम्मत करके अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। पापा, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो दीदी बस मेरी मदद कर रही थी। राजेश्वर प्रताप ने अपनी बेटी की आंखों में एक अजीब सी आत्मविश्वास की चमक देखी। वह पहली बार अपने पिता के सामने किसी के लिए खड़ी हो रही थी। राजेश्वर प्रताप ने परी को कुछ नहीं कहा। उनकी नजरें अब भी काव्या पर टिकी थीं, जो अब भी पत्थर की मूर्ति बनी सिर झुकाए खड़ी थी। तुम मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में आओ, उन्होंने काव्या से कहा और कमरे से बाहर निकल गए। काव्या को लगा जैसे उसे मौत की सजा सुना दी गई हो। उसके दिल में एक ही ख्याल आ रहा था, अब मेरी माँ का क्या होगा? मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते कदमों से स्टडी रूम की ओर बढ़ी, जैसे कोई मुजरिम अपने जज के सामने पेश होने जा रहा हो। स्टडी रूम में राजेश्वर प्रताप अपनी बड़ी सी लेदर की कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। बैठो, उन्होंने सामने पड़ी कुर्सी की ओर इशारा किया। काव्या ने डरते डरते कहा, नहीं सेठ जी, मैं खड़ी ही ठीक हूं। मैंने कहा, बैठो। उनकी आवाज में एक ऐसा रौब था कि काव्या चुपचाप कुर्सी के कोने पर बैठ गई। कमरे में कुछ देर तक एक भारी खामोशी छाई रही। फिर राजेश्वर प्रताप ने पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम क्या है? जी, काव्या। कहाँ तक पढ़ी हो? ये सवाल सुनते ही काव्या का दिल और जोर से धड़कने लगा। अगर उसने सच बताया तो सेठ जी का गुस्सा और बढ़ सकता है। वह सोचेंगे कि मैंने उसे धोखा दिया, पर अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। जी, एमबीए, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। क्या? जोर से बोलो।
जी, मैंने एमबीए किया है। ये सुनकर राजेश्वर प्रताप अपनी कुर्सी पर सीधे हो गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एमबीए और तुम मेरे घर में झाड़ू पोछा कर रही हो? ये मजाक है? नहीं सेठ जी, ये हकीकत है। और फिर काव्या ने अपने आंसुओं के साथ अपनी पूरी कहानी उनके सामने रख दी। अपने पिता के सपने, उसकी पढ़ाई, उनकी मौत, सिर पर आया कर्ज और नौकरी न मिलने की अपनी पूरी बेबसी। वह बताती रही और राजेश्वर प्रताप चुपचाप सुनते रहे। जब काव्या 10 ने अपनी बात खत्म की तो कमरे में फिर से वही खामोशी छा गई। राजेश्वर प्रताप कुछ देर तक अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाते रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। काव्या अपनी सजा का इंतजार कर रही थी। आखिरकार राजेश्वर प्रताप ने अपनी चुप्पी तोड़ी। तुमने मुझे धोखा दिया काव्या। तुमने अपनी इतनी बड़ी काबिलियत मुझसे छुपाई। काव्या ने रोते हुए कहा, सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं सच बताऊंगी तो आप मुझे काम नहीं देंगे। मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। राजेश्वर प्रताप अपनी कुर्सी से उठे और कमरे में टहलने लगे। परी के स्कूल से पिछले 6 महीनों से शिकायतें आ रही थीं। उसके ग्रेड्स लगातार 60 से नीचे आ रहे थे, गिर रहे थे। मैंने शहर के सबसे महंगे ट्यूटर लगाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जिद्दी और गुमसुम होती जा रही थी। पर पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं देख रहा हूं कि उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं। उसकी टीचर ने बताया कि वो अब क्लास में ध्यान देने लगी है। उसके ग्रेड्स भी सुधर रहे हैं और आज मैंने उसे सालों बाद खिलखिला के हंसते हुए देखा है। वो काव्या के सामने आकर रुके। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? काव्या ने धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। राजेश्वर प्रताप वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम्हें इस घर में झाड़ू पोछा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल से काम पर मत आना। यह सुनकर काव्या का बचा कुचा दिल भी टूट गया। उसे लगा जो सोचा था वही हुआ। पर राजेश्वर प्रताप ने आगे कहा, तुम कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस पहुंच जाना, यह मेरा कार्ड है। काव्या ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज से तुम परी की नौकरानी नहीं, बल्कि उसकी ऑफिशियल ट्यूटर और बड़ी बहन की तरह उसकी देखभाल करने वाली गार्डियन होगी। तुम्हारी तनख्वाह वही होगी जो मैं उसके पिछले ट्यूटर को देता था, 40,000 महीना। और तुम और तुम्हारी माँ आज से इसी घर के गेस्ट क्वार्टर में रहोगी। तुम्हें उस चौल में रहने की कोई जरूरत नहीं। काव्या को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। 40,000 और इसी घर में रहना। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, पर अब यह डर के नहीं बल्कि बेइंतहा खुशी और कृतज्ञता के थे। पर राजेश्वर प्रताप यही नहीं रुके। और रही बात तुम्हारी एमबीए की डिग्री की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो लड़की मेरी बेटी की जिंदगी बदल सकती है वह मेरी कंपनी में भी बहुत कुछ बदल सकती है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ऑफर करता हूँ। तुम पहले 6 महीने परी पर ध्यान दो, उसे संभालो, साथ साथ मेरे ऑफिस का काम भी समझो। एक बार जब सब पटरी पर आ जाए तो दोनों जिम्मेदारियां संभाल सकती हूँ। उस दिन के बाद काव्या की दुनिया सचमुच बदल गई। वह अपनी माँ के साथ उसी कोठी के एक आरामदायक हिस्से में रहने लगी। उसका सारा कर्ज राजेश्वर प्रताप ने अपनी पहली तनख्वाह के साथ ही चुकवा दिया। वह अब अपना सारा वक्त परी को देती और परी भी उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगी। कुछ महीनों बाद काव्या ने राजेश्वर प्रताप की कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और काबिलियत से उसने बहुत जल्द ही सबका दिल जीत लिया और कंपनी को नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। राजेश्वर प्रताप को भी अपनी जिंदगी का खोया हुआ सुकून वापस मिल गया था। अब उनका घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक हंसता खेलता परिवार था, जिसमें उनकी बेटी की खुशी थी और काव्या जैसी एक और बेटी का साथ था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और सच्ची काबिलियत और इंसानियत की चमक को हालातों की कोई भी धूल ज्यादा देर तक छिपाकर नहीं रख सकती। किस्मत कब, कहां, किस मोड़ पर आपका दरवाजा खटखटा दे कोई नहीं जानता। जरूरत है तो बस अपनी अच्छाई और हिम्मत को बनाए रखने की। अगर आपको काव्या की हिम्मत और सेठ राजेश्वर प्रताप के बड़प्पन में से कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह सकारात्मक संदेश हर किसी को मिले तक पहुंच सके। और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।